हेलो दोस्तों, मैं विष्णु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर पे। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स की टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर फिजिक्स के जो एयरफोर्स के अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, तथा साथ ही साथ वो प्रश्न भी देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही महनपाल सर और नरेश सर ऑलरेडी अपने मैथ की टेस्ट सीरीज लाए हुए हैं। अगर आपको भी लेने हैं 25 में से 25 नंबर, तो हमारी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को व्यक्त करता है। एक समान त्वरण को व्यक्त करने वाला ग्राफ कौन सा, ये वाला ग्राफ है वो पॉजिटिव एक, यानी इसके अंदर एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है। इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन घट रहा है यानी रिटार्डेशन दर्शा रहा है। ये देखिए इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि टाइम और स्पीड के साथ ग्राफ अपना सरल रेखीय रूप से बढ़ रहा है। तो ये हमें क्या दर्शा रहा है, एक समान त्वरण को व्यक्त कर रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक कार यात्रा की आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करे तो औसत चाल क्या है। हमें क्या औसत चाल बतानी, इसके अंदर हमें क्या है, स्पीड भी दोनों अलग अलग दे रखी है और दूरी भी आधी आधी दे रखी है, और आधी आधी दूरी के लिए टाइम भी क्या अलग अलग दे रखा है। तो जब तीनों चीज अलग अलग हो तो एवरेज स्पीड ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 × 60 × 30 बट्टा में 90। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 120/3। तो एवरेज स्पीड हमारी क्या आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, 2 नंबर ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि वायु के घर्षण को नगण्य माना जाए तो गेंद की गति हेतु सही चाल समय ग्राफ होगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या होता है, इस प्रकार ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी क्या है, स्पीड कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सेलेरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है और उसके डायरेक्शन क्या आपने नीचे की ओर है। देखिए इसको ग्राफ द्वारा समझते हैं। ये अपना ग्राफ है, ये अगर स्पीड हो ये टाइम हो, तब जैसे जैसे क्या टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी स्पीड क्या जीरो हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके रुक जाएगा और फिर क्या यहाँ से वापस नीचे गिरना शुरू होगा। फिर इसकी स्पीड क्या टाइम के साथ इस प्रकार बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सही ग्राफ हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो क्या राइट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कण के विस्थापन का समीकरण s इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8 मीटर है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कण का त्वरण क्या होगा। हमें क्या डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, किसके पदों में, टाइम के पदों में। वो क्या है 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का अगर डेरिवेटिव करेंगे टी की रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव करते हैं, ds/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 9t² प्लस 14t प्लस में 14। ये क्या आ गई हमारे पास वेलोसिटी आ गई। इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हैं dy/dt। ये क्या आ गया हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 18t प्लस 14। ये क्या गया हमारा एक्सेलरेशन यानी 18t प्लस 14। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, 1 सेकंड पर कण का त्वरण ज्ञात करना है। तो टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 18 × 1 प्लस 14। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, डी नंबर ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए जो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दिशा में गतिशील है, एक अन्य रेलगाड़ी बी जो कि 130 मीटर लंबी है विपरीत दिशा में 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, यह पहली ट्रेन ए को कितने समय में पार करेगी। देखिए हमें किस प्रकार दे रखा है कि हमारी ट्रेन ए इस प्रकार है, इसकी लेंथ में दे रखी है 120 मीटर। ठीक है, एक ट्रेन बी इस प्रकार यहाँ पे है, इसकी लेंथ में दे रखी है 130 मीटर। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो बी वाली ट्रेन है वो ए वाली ट्रेन को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई 120 प्लस 130, टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गई 250 मीटर। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी क्या होगी, ये रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट क्या ऑपोजिशन डायरेक्शन में मोशन में तो उनकी वेलोसिटी क्या हमेशा जुड़ती है। तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास 30 + 20 50 मीटर पर सेकंड। अब हमें टाइम निकालना है, तो टी इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी क्या आ गई 250, स्पीड हमारी क्या आ गई 50 मीटर पर सेकंड। ये हो गया टी इक्वल टू आ गया हमारा 5 सेकंड। लेकिन 5 सेकंड यहाँ पे क्या ऑप्शन में नहीं है, तो क्या कौन सा चूज करेंगे ऑप्शन, नन ऑफ दीज।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी वेग से ऊपर फेंकी गई वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 50 मीटर है। यदि एक अन्य वस्तु जिसका द्रव्यमान दुगना हो को दुगने प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में अधिकतम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपना, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अच्छा, इसमें कहीं भी देखिए कि अधिकतम ऊंचाई के लिए जो ऑब्जेक्ट का मास है वो आया है क्या, कहीं पर भी नहीं आया है। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका जाता है तो वो किस अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान कितना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हाइट है वो किसके समानुपाती होती है, यू स्क्वायर के समानुपाती होती है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि प्रारंभिक वेग को दुगना कर दिया जाए, प्रारंभिक वेग को दुगना कर दिया जाए तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी ऑलरेडी हाइट कितनी दी हुई है 50 मीटर, तो 50 गुना 4 यानी अब की बार हाइट कितनी हो जाएगी 200 मीटर। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सरल रेखा में गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग 7 मीटर पर सेकंड है, इसका त्वरण एक समान तथा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति के 5वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, ठीक है 5वें सेकंड में, अच्छा अन्य सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस एन इजिकल टू यू प्लस 1/2 ए 2n माइनस 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे u क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, s5 ज्ञात करना है यानी 5वें सेकंड में ज्ञात करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 7 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 इंटू 2n माइनस 1 यानी 5 दूनी 10 माइनस 1 यानी 9, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया 2। ठीक है, तो ये s5 इजिकल टू आ गया 7 प्लस 18 इज इक्वल टू 25 मीटर, यानी 5वें सेकंड में ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय करेगा, 25 मीटर दूरी तय करेगा। तुम्हारा ए नंबर ऑप्शन वो क्या राइट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु किसी ऊर्ध्वाधर के उच्चतम बिंदु के क्रांतिक वेग को पार करती है, डोरी की क्षैतिज अवस्था में इसका विकेंद्रीय त्वरण होगा। देखिए विकेंद्रीय त्वरण क्या होगा, इस प्रकार हमारा ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो क्षैतिज अवस्था में हो तो इसका वेग क्या होता है, वेग इज इक्वल टू √3 g r होता है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच संबंध क्या होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ए सी इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, वी की वैल्यू रख देते हैं, ए सी इजिकल टू आ गया हमारा √3 g r का स्क्वायर बटा में आर, तो ये आ गया 3 g r बटा में आर, तो आर से आर कैंसिल और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमारा क्या आ गया 3g आ गया। ठीक है, 3g आ गया, हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, बी नंबर ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कण आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर एक समान चाल v से गति करता है, आधे वर्त पर गति करने के पश्चात कण के वेग तथा चाल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के वर्ताकार पथ पर अपना ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी की ये है और डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी v है और डायरेक्शन भी क्या है इधर है। अब पूछ रहा है कि आधे चक्कर पश्चात वेलोसिटी में कितना परिवर्तन होगा, तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी v2 माइनस v1, v2 क्या है v और यहाँ पर भी क्या है v, तो v माइनस v आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ है और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ है, यानी डायरेक्शन क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो साइन भी नेगेटिव आएगा ना, ये आ गया अपने वेलोसिटी के परिवर्तन क्या आ गया 2v आ गया। अच्छा, अब देखते हैं चाल के अंदर कितना परिवर्तन होगा, चाल के अंदर परिवर्तन वो होगा 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि देखिए वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा। इसने क्वेश्चन के अंदर बोला कि एक समान चाल से, मतलब इसका क्या है मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना तो तब केवल क्या होगा चाल चेंज होगी, लेकिन वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या है वेग चेंज होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, 2 नंबर ऑप्शन हमारा क्या राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वर्त में मार्ग के किस बिंदु पर डोरी में तनाव शून्य होगा यदि वर्त ऊर्ध्वाधर वर्त में ठीक एक चक्कर पूर्ण हो। एक चक्कर पूर्ण होने के लिए क्या कंडीशन है, इस प्रकार देखिए अपना सर्कल है, ये पूछ रहा है कि डोरी में तनाव क्या हो, शून्य कब होगा, जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है। तनाव शून्य कब होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा अपना पूरा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है उच्चतम बिंदु पर होगा। ये केवल एक चक्कर के लिए कंडीशन लागू है कि एक चक्कर के लिए जब ऑब्जेक्ट अपना ऊपर की ओर है ना उच्चतम बिंदु पर, तब इस पर तनाव क्या होगा डोरी पर शून्य होगा। तुम्हारा ए नंबर ऑप्शन क्या राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपण की प्रयास अधिकतम होगी जब प्रक्षेपण का कोण है। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में आर का फॉर्मूला यानी रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में
जी ठीक है। अच्छा आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम होगा ठीक है यू स्क्वायर अपॉन जी पर। अच्छा यू स्क्वायर अपॉन जी कब आएगा, जब साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, साइन टू थीटा की वैल्यू होगी एक। अच्छा साइन टू थीटा की वैल्यू एक कब होगी, जब थीटा का मान होगा 45। तो थीटा का मान 45 होगा तब भी साइन 90 का मान एक आएगा ना। थीटा का मान 45 तो यानी पाई/4। इसका 4 नंबर आंसर है क्या, राइट आंसर है। विस्थापन व दूरी का संख्यात्मक अनुपात, इसने क्या पूछा है, विस्थापन व दूरी का संख्यात्मक अनुपात। हम जानते हैं कि विस्थापन व दूरी के बीच इस प्रकार का संबंध होता है कि विस्थापन क्या होता है, हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है किससे, दूरी से। अच्छा इनका संख्यात्मक अनुपात निकालना है, मतलब विस्थापन बटा दूरी। ठीक है तो इसका मान क्या आ जाएगा, हमेशा एक से छोटा आएगा। ये विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात है। अगर हमसे ये पूछ लेता ना कि दूरी और विस्थापन का संख्यात्मक अनुपात, तो दूरी और विस्थापन का संख्यात्मक अनुपात हमेशा एक से बड़ा या एक के बराबर होता है। ठीक है लेकिन हमसे पूछा क्या है, विस्थापन व दूरी का संख्यात्मक अनुपात। तो देखिए विस्थापन क्या है, हमेशा दूरी के बराबर या दूरी से छोटा होता है। जब विस्थापन का मान दूरी के बराबर होगा तो इसकी वैल्यू एक के बराबर होगी, और जब विस्थापन का मान दूरी से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू क्या एक से कम होगी। तुम्हारा 4 नंबर ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पत्थर को धागे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, इसको घुमाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग निर्भर करेगा। देखिए आवश्यक न्यूनतम वेग पत्थर के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये सही बात है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को क्या इस प्रकार ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, इसके लिए न्यूनतम वेग क्या वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसके मास पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन ए क्या हमारा राइट है। बी नंबर ऑप्शन क्या, धागे की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, गलत बात, ये धागे की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है सी नंबर ऑप्शन है, पत्थर का द्रव्यमान बढ़ाने पर, तो द्रव्यमान वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा ना, क्योंकि द्रव्यमान पर तो बिल्कुल ही निर्भर नहीं करता। अच्छा डी नंबर ऑप्शन हमारा है, धागे की लंबाई बढ़ाने पर घटता है, ये भी घटता है क्योंकि धागे की लंबाई बढ़ाने पर आवश्यक न्यूनतम वेग का मान क्या हमेशा बढ़ता है। तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो क्या राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक पिंड को जमीन से किसी वेग के साथ फेंका जाता है, जब इसे 60 डिग्री पर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई 90 मीटर है, जब 30 डिग्री से फेंकने पर प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या है। हमें क्या इस प्रकार दे रखा है, जब 60 डिग्री पर यानी थीटा हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री से फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 90 मीटर दे रखी है। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है एच की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 90, तो 90 इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g, और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे कितनी दे रखी है 60 डिग्री। अच्छा साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो ये आ गया 3/4। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 गुणा 4/3। ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा 120। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू क्या आ गई 120। अच्छा आगे हमसे ये क्या कह रहा है, इसे 30 डिग्री से फेंकने पर प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। तो देखते हैं 30 डिग्री से फेंकने पर प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 डिग्री, तो वैल्यू रख देते हैं, एच इज इक्वल टू आ गया हमारा यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/4 आ जाएगा। अच्छा यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए जो पीछे सोल्व की थी वो हमारे पास 120 आती है, एच इज इक्वल टू 120 इंटू 1/4, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/2, जब स्क्वायर है तो 1/4 आ जाएगा। तो हाइट आ जाएगी अपनी मैक्सिमम 30 मीटर। ठीक है तुम्हारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या हमारा राइट आंसर है, हाइट आ जाएगी हमारी 30 मीटर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेकोमीटर क्या मापने में उपयोग किया जाता है। तो टेकोमीटर से क्या मापा जाता है, अपने घूर्णन की जाल, जो अपने वाहनों के अंदर जो स्पीड बताने वाले मीटर लगे हुए होते हैं ना, उन्हीं को टेकोमीटर कहते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की पथ चाल v दुगनी कर दी जाए तथा कोणीय वेग आधा कर दें तो इसका अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होगा। हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ठीक है इसके साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर होता है। ठीक है इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि एस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा आर। ओमेगा आर की वैल्यू क्या है हमारे पास v है, एक्स सेंटीमीटर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू
क्या करेंगे, वी ओमेगा आ गया। अच्छा ये अब ये कह रहा है कि जब इसकी चाल दुगनी कर दी जाए तथा कोणीय वेग ओमेगा आधा कर दे तो इसका अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होगा। तो देखते हैं, पहले हमारे पास अभिकेंद्रीय त्वरण क्या आ गया, ए सी मान लेते हैं इसको, वो आ गया ओमेगा वी। ठीक है, जब क्या होगा, चाल हम दुगनी कर दे यानी 2v कर दे। अच्छा कोणीय वेग क्या कर दे, हम आधा कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा, उसे हम ए सी डैश के नाम से देते हैं। तो आ जाएगा हमारा 2v इंटू वी बाई 2। अच्छा यहाँ से क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या आ गया, ए सी बटा ए सी डैश का मान क्या आ जाएगा हमारा, ओमेगा वी बटा ओमेगा वी, यानी इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यानी सेंटीमीटर एक्सलेशन क्या आ गया, इसके बराबर आ गया। मतलब क्या, अपना अभिकेंद्रीय त्वरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, हमारा ऑप्शन राइट हुआ देखिए 1 नंबर ऑप्शन की, अभिकेंद्रीय त्वरण परिवर्तित नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि 10 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम की दो वस्तुएं क्रम से कैपिटल आर तथा स्मॉल आर त्रिज्या के सेकेंडरी आवर्तों में समान आवर्तकाल से गति कर रही है, उनके अभिकेंद्रीय त्वरणों का अनुपात होगा। ठीक है, इस प्रकार सेकेंडरी आवर्त है, माना हमारा पहला आवर्त ये है जिसकी रेडियस हमें क्या दे रखी है, आर। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी आवर्त ये हो गया जिसकी रेडियस क्या है हमारे पास, कैपिटल आर है। अच्छा कैपिटल आर पर हमारा मास कौन सा है, 10 किलोग्राम। स्मॉल आर पे हमारा मास कौन सा है, 5 किलोग्राम। तो हमारा m1 क्या है, 10 किलोग्राम एंड m2 क्या है, 5 किलोग्राम। ठीक है, अब इसने ये साथ में कहा है कि इनके समान आवर्तकाल है, यानी t की वैल्यू क्या है, दोनों के लिए समान है। अच्छा ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। देखिए 2 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे ओमेगा किस पे निर्भर करता है, सिर्फ टी पे वैल्यू निर्भर करता है, यानी ओमेगा का टी के साथ इस प्रकार कुछ रिलेशन होता है। अब देखिए टी कांस्टेंट है तो क्या होगा, ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने का मतलब है जो दोनों द्रव्यमान है उनके लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। तो इनके अभिकेंद्रीय त्वरणों का अनुपात क्या होगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन m1 द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर। अच्छा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m2 द्रव्यमान के लिए आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा हो जाएगा कैपिटल आर बटा स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर राइट हुआ ए नंबर ऑप्शन, कैपिटल आर बटा स्मॉल आर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 16 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 144 मीटर लंबी डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है। डोरी अधिकतम 16 न्यूटन का तनाव सह सकती है, तो वह अधिकतम वेग क्या होगा कि जिससे कि रस्सी टूटे ना। हमें क्या दे रखा है कि एक 16 किलोग्राम का द्रव्यमान है, वो 144 मीटर लंबी क्या है, डोरी से बंधा हुआ और इस प्रकार के सर्कुलर मोशन में है। अच्छा डोरी के अंदर तनाव हमें टेंशन दे रखा है 16 न्यूटन, वो 16 न्यूटन का ही सह सकते हैं, यानी अधिकतम तनाव 16 न्यूटन है उसके अंदर। तो वह अधिकतम वेग क्या होगा कि जिससे घुमाने से डोरी ना टूटे। या हमें वह क्या अधिकतम वेलोसिटी ज्ञात करनी है कि उस वेलोसिटी से अगर क्या वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे तो तनाव बढ़ जाएगा डोरी के अंदर और डोरी टूट जाएगी, तो हमें वो वेलोसिटी ज्ञात करनी है। तो तनाव क्या होगा अपना वी स्क्वायर अपॉन में आर। अच्छा तनाव की वैल्यू में टेंशन की क्या दे रखी है 16 न्यूटन, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। और द्रव्यमान में दे रखा है 16 ग्राम और रेडियस में दे रखी है 144 मीटर, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 16 इजकल टू एम वी स्क्वायर, यानी 16 इंटू वी स्क्वायर बटा आर। रेडियस में कितनी दे रखी है 144, तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया और वी स्क्वायर बड़ा इजकल टू क्या आ गया हमारा 144। तो वी इजकल टू क्या आ गया अंडर रूट के अंदर 144, ये आ गया हमारा 12 मीटर पर सेकंड। यानी अधिकतम वेलोसिटी क्या आ गई इसकी 12 मीटर पर सेकंड। अगर उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड से अधिक करेंगे ना, वो क्या होगा, रस्सी टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी, क्योंकि उसका टेंशन क्या उसके अंदर बढ़ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, 3 नंबर ऑप्शन क्या वो हमारा राइट ऑप्शन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्रव्यमान का कण आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गति करता है। कण का अभिकेंद्रीय त्वरण 4/r² है। कण का संवेग होगा, हमें क्या लीनियर मोमेंटम ज्ञात करना है। क्या होता है हमारा p इक्वल टू एम वी। अच्छा हमें दे क्या दे रखा है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दे रखा है, वो कितना दे रखा है ac इक्वल टू 4/r²।
आर स्क्वायर दे रखा है। तुम जानते हैं कि सेंटीपिटल एक्सलेशन इजकल टू क्या होता है, एस इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वैल्यू रख देते हैं, तो 4/r² इजकल टू क्या आ गया अपना v²/r। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 4v² इजकल टू, सॉरी 4r आएगा यहाँ पे, देखिए एक बार 4r इजकल टू v², r² से ये वाला कैंसिल, तो v इजकल टू क्या आ गया 4/r का अंडर रूट या 2/√r आ गया हमारे पास। वेलोसिटी क्या आ गई ऑब्जेक्ट की 2/√के अंदर r। तो हमें क्या लीनियर मोमेंटम ज्ञात करना है, तो वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होगा p इजकल टू mv। तो m हमारे पास m ही है, ठीक है द्रव्यमान, तो m इंटू v हमारा क्या हो गया 2/√, के अंदर r। तो लीनियर मोमेंटम क्या आ गया 2m/√r। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ इस प्रकार 2m/√r। 2 नंबर ऑप्शन है वो क्या हमारा राइट आंसर है। देखिए इस प्रकार। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 100 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 31.4 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से गति कर रही है। एक पूर्ण चक्कर लगाने पर उसकी औसत चाल क्या होगी। हमें क्या औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, इस प्रकार हमें सर्कल दे रखा है, इसकी रेडियस में आर है जो कितनी दे रखी है 100 मीटर दे रखी है। इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक नियत चाल यानी वेलोसिटी में दे रखी है या नियत चाल कह सकते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो में दे रखा है 31.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और है तो हमें से पूछ रहा है कि एक चक्कर पूर्ण लगाने में कितना, एक पूर्ण चक्कर लगाने में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है अपनी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हमारे पास 2πr, टाइम क्या है हमारे पास t है, तो टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। t इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन यानी 2πr अपॉन स्पीड। स्पीड क्या हमारी 31.4, तो वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी इस प्रकार 2πr बटा में 2πr इंटू 31.4। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और एवरेज वेलोसिटी आ गई 31.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, बी नंबर ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि दो समान द्रव्यमान वाले कणों के वर्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा इन पर समान परिणाम का विकेंद्रीय बल है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमें त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, वो क्या मान ले पहले वर्त की त्रिज्या वो r और स्मॉल r, इनका अनुपात दे रखा है हमें 1:2। अच्छा, इसने साथ ही साथ कह रहा है कि इन पर समान परिणाम का अभिकेंद्रीय बल है। अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो दोनों के लिए क्या समान है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल R वाले के लिए CR हो तो वो बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स स्मॉल r वाले वर्त के लिए। देख लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं। द्रव्यमान क्या है हमारा दोनों का समान है। m पहले के अंदर वैल्यू क्या आ गई v1² बटा r1² m v2² बटा r2। तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा v1² बटा r1 इज इक्वल टू v2² बटा r2। ठीक है, ये आ गया v1² r2 इज इक्वल टू v2² r1 या v1 बटा v2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा r1 बटा r2 आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छा हमें रेशो क्या दे रखा है, रेडियस का रेशो दे रखा है हमें 1/2। तो रेशो क्या आ जाएगा v1 और v2 का 1/√2 के अंदर 2 यानी 1:√2 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन हमारा राइट हुआ 1:√2। एक नंबर ऑप्शन है वो क्या हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये देखिए एक नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कण बिंदु ए से 1 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त पर चलता हुआ 1 सेकंड में बिंदु बी पर पहुंचता तब उसके द्वारा औसत वेग का मान होगा। इस प्रकार देखिए, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और रेडियस में दे रखी है 1 मीटर। तो 1 सेकंड में बिंदु बी पर पहुंचता तो औसत वेग क्या होगा। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की न्यूनतम दूरी हमारे पास कितनी है 1 मीटर। इसकी रेडियस है तो ये भी 1 और ये भी 1, क्या हो गई 2 मीटर। अच्छा, टाइम कितना है हमारे पास 1 सेकंड, तो ये आ गया एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, बी नंबर ऑप्शन है वो क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
यदि ए आर और ए टी क्रमशः त्रिज्यीय और स्पर्श रेखीय त्वरण को प्रदर्शित करते हैं तो कण की गति का समरूप वर्तीय गति होगी। हमारे पास इस प्रकार सर्कुलर मोशन में, अच्छा ए आर यहाँ पे क्या है, त्रिज्यीय त्वरण है। त्रिज्यीय मतलब जिसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, अंदर की ओर होती है। अच्छा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो किस कारण उत्पन्न होता है, कि जो वेलोसिटी का क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी ना, तब हमारा कौन सा त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ए सी। अच्छा अगर वेलोसिटी का क्या हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो, तो इस मैग्नीट्यूड चेंज होने पर एक त्वरण और उत्पन्न होगा जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यीय त्वरण कहते हैं, उसे ए टी के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कण एक समरूप वर्तीय गति कर रहा है। समरूप मतलब उसका क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। अच्छा डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमारा ए सी क्या होगा, ए सी तो नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो आएगा, बट मैग्नीट्यूड क्या है उसका, कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसका त्रिज्यीय त्वरण क्या होगा, वो जीरो होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ए आर इज इक्वल टू नॉट जीरो। ये देखिए 3 नंबर ऑप्शन हमारा क्या राइट आंसर है, क्योंकि त्रिज्यीय एक्सीलरेशन तो वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, और स्पर्श रेखीय त्वरण बोलते हैं जिसे, वो होगा जीरो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है 36 से 45 डिग्री पर फेंकी जाती है, इसकी उड़ान के दौरान अंतिम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए इस प्रकार प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारा, ये पूछ रहा है कि उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। हम जानते हैं कि उच्चतम बिंदु कब होता है, मान लिया हाइट है ये, उच्चतम बिंदु जब होगा जब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, और पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी क्या होगी, u इजकल टू जो क्षैतिज वेलोसिटी है वही होगी, तो u क्या होगी, u कोस थीटा। अच्छा काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है, 1/2 mv²। ठीक है तो देखते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 1/2 mv²। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 mv की वैल्यू क्या है हमारे पास, u कोस थीटा, u² कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1/2 mu², और थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 45 डिग्री दे रखी है। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो कोस 45 का मान रख देते हैं, इंटू कोस स्क्वायर 45, इसका मान क्या होता है 1/2। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा है, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर जो वेलोसिटी होती है ना, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, और जो क्षैतिज वेलोसिटी होती है ना, वही उसकी टोटल वेलोसिटी के बराबर हो या उसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होती है, क्योंकि क्षैतिज वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो क्षैतिज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, इनिशियल वेलोसिटी के। u² आ गया हमारी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई इंटू कोस स्क्वायर, 45 का मान क्या होता है 1/√2 यानी 1/2। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ गई, E/2। ठीक है तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, E/2। बी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर है। ठीक है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी पिंड को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करने पर यह अधिकतम ऊंचाई तक 6 सेकंड में पहुंचता है। पिंड के द्वारा पहले और 7वें सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा। पिंड देखिए 6 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। तो पहले देखते हैं पहली सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, u - 1/2 gt²। अच्छा इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्ञात कर लेते हैं। तो t इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, u sin थीटा अपॉन में g। यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्योंकि वेलोसिटी क्या वो वर्टिकली हो रही है, तो sin 90 का मान a आ गया। ठीक है तो t इक्वल टू क्या हमारे पास 6 सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी हमें ज्ञात करनी है u, और g की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 आ गए। तो u इक्वल टू क्या आ गया 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है तो u की वैल्यू हमारे 60 मीटर पर सेकंड आ गई। तो अब पहली सेकंड में चली गई दूरी देख लेते हैं, और फिर 7वें सेकंड में चली गई दूरी देखेंगे। तो पहले सेकंड में चली गई दूरी हमारे पास कितनी होगी, s1 इक्वल टू u यानी 60 - 1/2 g 2n - 1। n का मान हमारे पास क्या 1 आ गया, तो 2 - 1 और 1 हो गया, तो 60 माइनस क्या हो जाएगा हमारा ये g की वैल्यू 10 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। तो s1 आ गया हमारे पास 55 मीटर। अच्छा अब s7 ज्ञात कर लेते हैं। s7 क्या होगा, u यानी 60 - 1/2 इंटू 10, और 7 की यानी n की वैल्यू क्या है 7, 7 की वैल्यू रखेंगे तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13, ये आ गया 13। तो इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा s7 इक्वल टू 60 - 1 13 65 हो जाएगा। ठीक है तो s7 हमारे पास क्या आ गया 0.5 मीटर। लेकिन हमारे क्या है केवल मैग्नीट्यूड लेना है इसका,
तो 60 सेकंड में चलेगी दूरी क्या आगे, केवल 5 मीटर आगे। अच्छा, अब हमें इसने पूछा है कि तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। अनुपात ज्ञात करना है हमें, ठीक है। अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, S1 में S7 का भाग लगा देंगे। तो S1 बटा S7 हमारा क्या आ गया, 55 बटा 5। तो ये क्या आ गया, 5 एकम 5 और 11 बटा 1। तो हमारा क्या रेशो आ गया, 11:1 आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ इस प्रकार, जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, राइट आंसर है 11:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतनी क्वेश्चन है अब। तो अब हम कल लेके आएंगे लॉ ऑफ मोशन की टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आने वाले एयरफोर्स के एग्जाम है उसके अंदर 100% पूछे जाएंगे। इसके अलावा आज या कल अपने नरेश की भी क्लास आने वाली है, जिसके अंदर वो मैथ की बेसिक इंक्लूटीज करा रहे हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।